हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों से अपील की, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको लगता है कि मैं स्टॉक सिलेक्शन अच्छा करता हूं, एट द सेम टाइम कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको पता चले हैं जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकते हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और चैनल ग्रो हो सके। एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना यूट्यूब पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ यूट्यूब पे। एंड चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले यूएस मार्केट्स की अपडेट, क्योंकि कल वहाँ पे यूएस के जॉब्स डेटा आए हैं जो एक्सपेक्टेडली इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट करते हुए ज़्यादा अच्छे आए हैं। और कहीं ना कहीं अभी एज ऑफ नाउ गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये ऐसा लग रहा है कि जॉब मार्केट अभी कूल डाउन नहीं हो रहे हैं, वेजेस इंक्रीज होती रहेंगी। एट द सेम टाइम तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जॉब मार्केट को कूल करने के लिए फेड को ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से कल शायद निस्टेक मोर देन 3.5% डाउन था, तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। SGX निफ्टी भी आई थिंक 1.5% डाउन था, तो मंडे को अपने इंडियन मार्केट्स में भी काफ़ी प्रेशर रह सकता है। बट कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो में उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये सब बुल रन, बियर रन, रिसेशन, बूम, ये सब तो चलता रहेगा। अपने को नेक्स्ट 10 ईयर्स के ऊपर फोकस करना है। ऑब्वियसली 10 ईयर्स बहुत लंबा टाइम होता है, बट ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है कि अपने टाइम देंगे स्टॉक मार्केट को तभी वेल्थ कमा पाएंगे, क्योंकि वहाँ कंपाउंडिंग असर होता है। अपने को पता है कि धीरे धीरे जब एक के ऊपर एक इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा या फिर जो प्राइस एप्रिसिएशन होता रहेगा, तो वहाँ कंपाउंडिंग जब आ जाती है तो बहुत जल्दी वेल्थ ग्रो होती है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आसान नहीं है बोलना, क्योंकि अपने को कंजम्पशन जो है अभी की कम करनी पड़ेगी ताकि हम लोग फ्यूचर में वेल्थ कमा सकें या फ्यूचर में वेल्दी बन सकें। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना भी ऊपर नीचे कर लें, बट एट द सेम टाइम अगर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे मार्केट को तो इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनाना काफ़ी मुश्किल है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो राकेश झुंझुनवाला जी थे या फिर राधा कृष्ण दमानी जी हों, विजय केडिया जी हों, आशीष कचोलिया जी हों, जितने भी हैं, सब कहीं ना कहीं आप फोकस कीजिएगा। इनमें से कोई भी टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता है। उनका फोकस रहता है स्टोरीज पे, थीम्स पे। तो मेरा भी कहना वही है कि आप स्टोरीज पे इन्वेस्ट करिए। हो सकता है कि कुछ स्टोरीज, जैसे अपने 4 या 5 स्टोरीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें 2 या 3 ना चले, बट हो सकता है अगर 1 या 2 भी स्टोरी चल गई तो उसमें से इतने ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे कि आपका पूरा पोर्टफोलियो में बहुत भयंकर रिटर्न्स मिल जाएंगे। मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं स्टोरीज पे फोकस करता हूँ एंड स्टोरीज पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है ये मानना कि सारी की सारी स्टोरी मटेरियलाइज हो जाएंगी, और इंडिया में तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग स्केप्टिकल हैं कि भाई नहीं, इंडिया उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर सकता। बट ट्रस्ट मी, अभी इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भी बन जाए। पूरी दुनिया जैसे जैसे रिसेशन की तरफ जा रही है, वैसे वैसे इंडिया को कहीं ना कहीं एक साइनिंग स्टार देखा जा रहा है। तो जैसे जैसे वर्ल्ड में प्रेशर बढ़ रहा है, इंडिया और ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। तो ऑब्वियसली प्रेशर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया अगेन एक ब्राइटेस्ट स्पॉट की तरह उभर के आ रहा है। ऑब्वियसली रिस्क है इसमें। एंड स्टोरीज की बात करें तो कई लोग जानते हैं मैं किन स्टोरीज पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए मैंने, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं कंटेनर बिजनेस के ऊपर मैंने बेट की, जिसमें लैंड से कंटेनर्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। एंड अगर 1.5 ईयर्स देखें तो मैंने जब आइडेंटिफाई किया था तो 100 पे था, एंड अभी उसके बाद उसमें बोनस भी अनाउंस हो गया था 2:1 का, यानी एक शेयर के ऊपर 2 शेयर बोनस भी मिले थे। तो इफेक्टिवली 33 प्राइस था, एंड एज ऑफ नाउ आई थिंक 350 चल रहा है, तो मोर देन 10 टाइम्स हो गया है विद इन 1.5 ईयर। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। टाटा पावर ऑब्वियसली फंडामेंटल्स, जब मैंने इन्वेस्ट किया था 97 पे, अगर फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स देखें तो उतने ज़्यादा ग्रेट नहीं लगते थे। ऑब्वियसली टाटा ग्रुप की कंपनी थी तो ये एक एश्योरेंस थी, बट स्टिल मेरे फ्रेंड से बात हुई जो मैं स्टॉक मार्केट में मेरे से कहीं पहले से इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कहा तो उसने कहा पावर सेक्टर में पैसे नहीं बनते। मुझे इस स्टोरी पे यकीन था कि जो ईवीज हैं वो अच्छे खासे आने वाले हैं और ईवी चार्जिंग स्टेशन की डिमांड अच्छी खासी बढ़ेगी, एंड टाटा पावर उस पर ऑलरेडी फोकस करने लगी थी। तो इनिशियल लेवल पे मैंने आइडेंटिफाई किया एंड इन्वेस्ट किया। तो आप देख लीजिए अभी 200 के पार है। अभी ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से कोई रिटर्न नहीं मिला है, बट मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही वापस भागना स्टार्ट करेगा
मेरा ऑलरेडी 97 का 220 या 230 जो भी अभी प्राइस चल रहा है वो हो चुका है, उसके बाद और की जा कितने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक बसेस ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में मैंने इन्वेस्ट किया था, तो बट उसमें 4 to 5 मंथ्स के अंदर मेरे 3.5 टाइम्स हो गए थे पैसे, एंड उसके बाद वैल्यूएशन हद से ज़्यादा अनरीजनेबल हो गई थी। अराउंड 3-4 ईयर्स की, 3-4 ईयर्स तो नहीं तो एटलीस्ट 2-3 ईयर्स की जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी आ चुकी थी, तो मैंने सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ऐसे ही जैसे बोरोसिल रिन्यूएबल में मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, अभी वापस कब एंटर करूंगा पता नहीं है, बट काफ़ी अच्छा स्टॉक है, उसमें मेरे पैसे डबल हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली सोलर पावर पे फोकस होगा तो सोलर ग्लास की डिमांड बढ़ेगी, इस वजह से मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल अराउंड 300 पे लिया था एंड 600 समथिंग पे सेल कर दिया था। तो अभी कहने का मतलब ये है, पुरानी बातों को छोड़िए, अभी एज ऑफ नाउ इंडिया की अगर स्टोरी पे आपको यकीन है नेक्स्ट टिकेट के लिए, या यकीन नहीं भी है तो भी आप इन्वेस्टमेंट करके चलिए, क्योंकि आप यकीन मानिए वर्स्ट केस सिनारियो में भी इंडिया मोर देन 95% ऑफ मार्केट्स को आसानी से बीट कर देगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। वर्स्ट केस सिनारियो में भी तो इंडिया की स्टोरी जैसा मैं चाहता हूँ वैसे इवॉल्व नहीं भी होगी, तो भी आप इतना कंफर्म मान लीजिए 95% ऑफ अदर मार्केट्स में जो रिटर्न्स मिलेंगे उससे कहीं ज़्यादा इंडिया में मिल जाएंगे, वर्स्ट केस सिनारियो बोल रहा हूँ। और जस्ट इन केस स्टोरी मटीरियलाइज होने लगी तो जब तक आपको कन्विक्शन आएगा मे बी तब तक काफ़ी लेट हो जाए, तब उसके बाद भी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, बट कहीं ना कहीं आप वो वेल्थ नहीं बना पाएंगे जो आप अभी इन्वेस्ट करने से बना पाएंगे। तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हैं, वो मैटर नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है कि अपने को ये देखना है कि क्या चीज़ अच्छी हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है। एज ऑफ नाउ ये चीज़ माननी पड़ेगी कि इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ऑब्वियसली अभी कुछ इनिशियल स्टेजेस पे हैं, कुछ की सिर्फ बातें चल रही हैं, बट एटलीस्ट बातें तो हो रही हैं, कोशिश तो हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, अब इतना नहीं पता कि किस हद तक सक्सेसफुल होगी, बट एटलीस्ट कुछ भी रिफॉर्म्स आएंगे तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली पीएलआई स्कीम, पूरी इंडस्ट्री यकीन मानिए काफ़ी गदगद है या काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इस पॉलिसी को लेकर, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव असर होने वाला है। एंड ऑब्वियसली इंडिया में एक जो चीज़ बहुत स्केप्टिकल होते हैं लोग इस चीज़ पे कि भैया बिजनेस और गवर्नमेंट का नेक्सस है, तो पहले यकीन मानिए यूएस या जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज ले लीजिए, कौन सी इकोनॉमी में आप मेरे को एग्जांपल दे दीजिए, कौन सी इकोनॉमी डेवलप हो पाई है बिना गवर्नमेंट और बिजनेसेस के नेक्सस के बिना, जिसको आयरन ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भैया बिजनेस है तो उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, और गवर्नमेंट है उसको भी बिजनेस का सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ते रहने के लिए। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलता कि ये सही है या क्रॉनिक कैपिटलिज्म होनी चाहिए, बट टू एन एक्सटेंट होगी, ये फैक्ट है। अगर नहीं होगा तो ना ही बिजनेस चल पाएगा ना ही गवर्नमेंट चल पाएगी। एंड मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यू नेवर नो कल क्या हो जाए, बट स्टिल आप समझ सकते हैं वेस्ट बंगाल में बिजनेस जैसे वो नैनो के साथ हुआ, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, तो वेस्ट बंगाल की आप ग्रोथ रेट देख लीजिए, बुरा हाल है। वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, नए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, नए जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग जॉब्स कर रहे हैं वो सब आउट ऑफ कैलकटा हैं, जितने भी MBAs हैं, जितने भी CAs हैं, हार्डली मैं किसी को जानता हूँ एक आधे को छोड़ के जो कैलकटा में रह के जॉब कर रहा है। एंड जिनका फैमिली बिजनेस था उनकी बात अलग है, ठीक है, वो अपने पापा का कुछ नहीं बिजनेस संभाल रहे हैं, बट अदरवाइज जितने भी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में काम कर रहे हैं वो सारे या तो बैंगलोर, पुणे या आउट ऑफ इंडिया ही चले गए हैं, मुंबई। तो कहने का मतलब ये है कि भैया थोड़ा सा गवर्नमेंट को बिजनेस को लेके साथ में चलना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टेट ग्रो नहीं कर सकता, सिटी ग्रो नहीं कर सकती या कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑब्वियसली कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे इस चीज़ से ऑब्वियसली, बट ये फैक्ट है यूएस भी में भी काफ़ी जो बिजनेसेस हैं वो तभी डेवलप हो पाए जो गवर्नमेंट के साथ लेकर चले। एंड यूएस जो पॉलिटिकल जब इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, तो आप यकीन मानिए यूएस में जितना इन्वेस्टमेंट या जितना स्पेंडिंग होता है इंडिया में कुछ भी नहीं होता, और वहाँ पे फ्रीली जितने भी बिजनेस है जितना भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ या पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की तरफ, उनको लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे रूल कर दिया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें, ज़बरदस्ती हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करके कोई सेंस नहीं बनता है। एंड जब तक कहने का मतलब ये है कि अभी कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ग्रोथ आ सकता है, तो ऑब्वियसली एक तो सबसे फर्स्ट एंड ऑब्वियस सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग या कैपिटल गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बेसिकली उसको बोलते हैं वो गुड्स जो बाकी इंडस्ट्रीज को यूज में आते हैं प्रोडक्शन के लिए।
अब जैसे फॉर एग्जांपल टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ये कंज्यूमर गुड्स में आ जाते हैं, ये कैपिटल गुड्स नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं जैसे रिंग्स हो गए, पेडल्स हो गए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्रेक्स हो गए, ग्लासेस हो गए जो इंडस्ट्री को यूज़ में आते हैं, स्टील हो गया, तो ऐसे जितने भी कैपिटल गुड्स सेक्टर है वो एक्चुअली काफ़ी डिमांड में है क्योंकि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। एंड इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज, जैसे कल ही मैंने एक रील बनाया जिसमें मैंने 10 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे मैन्युफैक्चरिंग या कैपिटल गुड्स में। मैंने प्राज इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है। प्राज इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली मैं 180 के लेवल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली किस लिए, क्योंकि इथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है, इथेनॉल में कंपटीशन बढ़ सकती है, बट इथेनॉल में जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सॉल्यूशन जो सप्लाई होते हैं वो प्राज इंडस्ट्रीज करती है। तो प्राज इंडस्ट्रीज ऑलरेडी काफ़ी इनोवेशन कर रही है, इस वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो स्टोरी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया था। अभी आप देख लीजिए 400 समथिंग चल रहा है प्राज इंडस्ट्रीज का रेट। उसके बाद लॉजिस्टिक सेक्टर ऑब्वियसली, क्योंकि लॉजिस्टिक जितने ज़्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे लॉजिस्टिक्स, उतने ही ज़्यादा गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल्स को, फिनिश्ड गुड्स को, सेमी फिनिश्ड गुड्स को, एंड उतने ही ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी होंगे ऑब्वियसली। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होंगे सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए तो होंगे नहीं, जो काफ़ी कैपिटल गुड्स भी और काफ़ी फिनिश्ड गुड्स भी फॉरेन मार्केट्स में जाएंगे, तो वहाँ लॉजिस्टिक सेक्टर की अच्छी खासी डिमांड बढ़ने वाली है। एंड आप देख सकते हैं रिसेंट में काफ़ी अच्छे अच्छे लॉजिस्टिक सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एंड ऐसे में बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल अभी इतने मार्केट्स अच्छे नहीं चल रहे, बट कोविड के बाद से आई थिंक इंडिया में 8 करोड़ या 10 करोड़ डीमैट अकाउंट ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड अभी भी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है। एंड अभी क्योंकि मार्केट्स एक साल से प्रेशर में है तो उतनी डिमांड नहीं बढ़ रही है डीमैट अकाउंट्स की, बट आई थिंक जैसे ही विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, फिर वापस ग्रोथ देखने को मिलेगा, वापस लोग सब भागने लगेंगे डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। मेरे सामने परसेप्शन चेंज हुआ है। पहले कुछ साल पहले ही अगर मैं घर में पापा को पता चलता कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 99% ये श्योर हो जाता कि मैं अपने सारे पैसे गंवा दूंगा, बट अभी एक्सेप्टेबल है क्योंकि अभी उनको मालूम है कि स्टॉक मार्केट से भी वेल्थ बनाई जा सकती है अगर आप रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट रिलेटेड गुड्स में या स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंजल वन है, ICICI सिक्योरिटीज़ है, CDSL है, म्यूचुअल फंड्स में अच्छे खासे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैम्स है। तो ऐसी स्टोरीज हैं, उन पे आप स्टोरीज में इन्वेस्ट करिए। और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कुछ साल पहले तक ही आई थिंक हार्डली 5 to 10 ईयर्स बैक तक क्या होता था कि US या यूरोप में कोई टेक्नोलॉजी आती थी और उसके बाद 5 to 10 ईयर्स बाद इंडिया उसको अडॉप्ट करता था, वो भी धीरे धीरे, एंड वो भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। लेकिन अब ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में या विद इन 10-15 ईयर्स ऐसा चेंजेस आएगा कि इंडिया लीड करेगा दुनिया को। इंडिया में टेक्नोलॉजीज, हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजीज इंडिया में पहले आए उसके बाद फॉरेन में जाए, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसा नहीं है कि पहले फॉरेन में ही अडॉप्ट होंगे उसके बाद इंडिया में अडॉप्ट होंगे। अब धीरे धीरे इंडिया भी लीड ले सकता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑब्वियसली कोई भी जिसको बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नई इंडस्ट्री आने से पहले जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान होगा ऑब्वियसली। जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ ऑटोमोबाइल्स उनको नुकसान होगा अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया है, ब्लैकबेरी है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ अपने फोन्स चेंज नहीं कर पाए तो आज वो पेरिश हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हो जाएगा। बैटरी प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप यकीन तो रखिए। अब जब इनिशियली जब 1900s में जब फ्लाइट से लोग जाने लगे तो ऑब्वियसली आप सोचिए कितने स्केप्टिकल रहे होंगे लोग, कितना। अभी तो ये तो सिर्फ नॉर्मल जो कंबशन इंजन्स जो होते हैं उसके बदले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, ये तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। जस्ट इमेजिन कि जब फ्लाइट्स एक बार सबसे पहली बार आई होंगी दुनिया में तो लोग क्या सोचे होंगे फ्लाइट्स के बारे में कि ये तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। जस्ट इमेजिन एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाना, और वो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। तो भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो कुछ भी नहीं है। आई मीन ठीक है 6 महीना साल भर एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने ही हैं। हाँ, ये नहीं पता कि अपने को कौन से स्टॉक्स अभी सक्सेसफुल होंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के बजाय ऑटो एंसिलरीज में करिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टारगेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फीएम इंडस्ट्रीज है, ल्यूमेक्स ऑटो है, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अच्छा खासा टारगेट किया जा रहा है, OEMs को टारगेट किया जा रहा है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो नितिन गडकरी जी हैं वो
अनडाउटेडली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोड्स बनाने में। हार्डली 1 या 2 साल पहले जब मैं गुवाहाटी असम गया था, गुवाहाटी शिलोंग गया था, तो वहाँ पे जो रोड्स हैं स्पेसिफिकली शिलोंग से मेरे को गुवाहाटी जाना था, तो इतना मक्खन की तरह रोड हो गया है। तो जो ड्राइवर था उनसे बात हुई तो बोले लास्ट 3-4 ईयर्स में ही ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, उससे पहले बड़ी दिक्कतें आती थी ट्रैवलिंग में। और तो कहने का मतलब यही है, इनफैक्ट लास्ट ईयर में ये खाटू और आगरा और मथुरा वृंदावन गया था, तो वहाँ पे ये यमुना एक्सप्रेस वे है, वो ऑब्वियसली मक्खन की तरह हो गया है। तो रोड्स पे काम हो रहा है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में अच्छा काम हो रहा है, तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। मैक्रोटेक है एंड केमिकल्स फॉर एग्जांपल, केमिकल्स में ऑब्वियसली चाइना के बाद अभी बोला जा रहा है यूरोप +1, क्योंकि यूरोप में नेचुरल गैस की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से इंडियन केमिकल कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। एंड इसमें ऑब्वियसली बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो मैं रेगुलरली डिस्कस कर चुका हूँ अपने चैनल पे। मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ SRF में, मेक मनी फाइन कैम में, जुबिलेंट इंग्रेविया में, एंड बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं। दीपक नाइट्रेट में भी था, बट मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, और उसके बाद अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ऑब्वियसली फंड्स का क्रंच है। बट मेरे पोर्टफोलियो में वो तीनों पोर्टफोलियो मिला के सबसे ज़्यादा वेटेज केमिकल स्टॉक्स की ही है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे KPI ग्रीन को मैं टारगेट करता हूँ। डेट बहुत ज़्यादा है, बट अगेन जैसे जैसे अगर प्रॉफिट होता है, कैश फ्लोज आते हैं, तो डेट रिड्यूस कर सकती है कंपनी, क्योंकि अचानक से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इन कंपनी के पास फंड्स नहीं है, तो कंपनी कहीं ना कहीं डेट लेके ग्रोथ को टारगेट कर रही है। तो ऐसे ही कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म में 6 मंथ्स में हो सकता है 20% 30% करेक्ट हो जाए, क्योंकि मार्केट्स जैसे चल रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। फॉरेन मार्केट्स और ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि वी आर नियर दी बॉटम। एंड सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हाईवेज पे होते हैं, क्योंकि वहाँ स्पीड, गाड़ियों की स्पीड होती है 80 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स पर आवर या 120 किलोमीटर्स पर आवर। बट अभी जब 1 साल से इकॉनमी मूव ही नहीं कर रही है, धीरे धीरे रेंगते हुए जा रही है, तो यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का स्कोप ही नहीं है। थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह आएंगे, यानी कहने का मतलब है 10-20% करेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। बट अगर और कभी भी वापस रफ्तार पकड़ेगी इकॉनमी, तो मौका भी नहीं मिलेगा आप लोगों को इन्वेस्ट करने का। तो अच्छे स्टॉक्स को आप मिस मत करिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए स्टैगर्ड मैनर में, ताकि रिस्क कम रहे। ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स हैं जो मैं सिलेक्टिव रहता हूँ या अवॉइड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एविएशन, बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, प्रॉफिट कमाना आसान नहीं है। उसके बाद बैंकिंग में HDFC बैंक है मेरे पास, बट आई थिंक ICICI बैंक मुझे अभी ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा अग्रेसिवली ग्रोथ को टारगेट कर रहा है। उसके बाद और मैंने बैंक्स को स्टडी नहीं किया है, बट बैंक्स में मेरी एक प्रॉब्लम हो रही है कि अभी ये रिसेंट में, क्योंकि इतना डिजिटाइजेशन हो गया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है सब कुछ ऑनलाइन हो रही हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्रैंकली अभी मेरे अकाउंट जैसे ICICI बैंक में है, एक्सिस बैंक में है और HDFC बैंक में है, तो तीनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी सर्विस चाहिए वो ऑनलाइन हो जाती है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तीनों बैंक अकाउंट किस बैंक में है, एज लॉन्ग एज फंडामेंटली साउंड बैंक है एंड RBI है। तो ऑब्वियसली अपने जो NBFCs को छोड़ के या छोटे छोटे जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको छोड़ के अदरवाइज जो बड़े बैंक्स हैं उसमें रिस्क कम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है कि बैंकिंग सर्विसेज ऑलमोस्ट एक कमोडिटीज बनते जा रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बैंकिंग में बहुत सिलेक्टिव रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी IDFC फर्स्ट बैंक काफ़ी अच्छा कर रही है, तो ऐसे स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं आप। बट उसके बाद NBFCs को मैं कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि रिस्क बहुत जाता है। एक भी फ्रॉड अगर सामने आ जाता है तो सारा का सारा प्रॉफिट की वाट लग जाती है। तो NBFCs कहीं ना कहीं वहाँ भी सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद PSU स्टॉक्स में, गवर्नमेंट के स्टॉक्स में पैसा बनता है, बट बहुत कम स्टॉक्स में, तो वहाँ पे भी सिलेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टेलीकॉम में अभी एयरटेल रिसेंट में काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट अगेन लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा कर पाएगा वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। तो ऑयल एंड गैस है, ऑयल एंड गैस क्योंकि काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ वेल्थ बनाना उतना आसान नहीं होता। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ मैं अवॉइड करना चाहूँगा। बट उससे पहले जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा करेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, कैपिटल गुड्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो, एंड ऑब्वियसली कंज्यूमर गुड्स जैसे 1950s के बाद US मार्केट्स या US इकॉनमी वन ऑफ दी या वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकॉनमी बन गई, क्योंकि वहाँ लोग स्पेंड कर रहे थे पैसा। एंड अभी धीरे धीरे इंडिया में भी देखा जा रहा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो इस वजह से जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, अभी फेस्टिव सीजन है,
तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इंडिया में अब कंज्यूमर्स इतना ज़्यादा स्पेंड करेंगे जिससे इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है इंडिया को लेकर। तो कंज्यूमर गुड्स काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी, केमिकल्स, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस करिए, वेल्थ जरूर बनेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ ठीक है, 10 साल बहुत मुश्किल है क्योंकि 10 साल बाद नहीं पता अपने को क्या होगा, बट स्टिल अगर आपको बड़ा नाम करना है और बड़े पैसे कमाने हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा।